Yeah. First one. This is one of the major drawback of first law. फर्स्ट लॉ आपको बस और बस क्या बताता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू हीट प्लस वर्क डन. बेसिकली first law of thermodynamics is all about conservation of energy. All about conservation of energy. वो आपको ये नहीं बताता है कि एक केमिकल रिएक्शन अगर होगा तो वो किस डायरेक्शन में प्रोसीड होगा, सामने की तरफ या पीछे की तरफ. ठीक है. तो इसीलिए जब कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? जो खुद से चला जा रहा है, उसके लिए आपको बाहर से कुछ एक्सटर्नल एनर्जी एडेड करने की जरूरत नहीं है. जो खुद से हो जाता है उसके हम क्या बुलाते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ठीक है. तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने में वो असमर्थ था. इसीलिए सेकेंड लॉ आता है टू प्रेडिक्ट व्हाट? द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. ठीक है. तो एक पॉइंट लिख लो. Since the first law cannot predict the direction of spontaneous process, hence second law was defined. Second law क्या? Second law of thermodynamics was defined to predict the direction of spontaneous processes. और उसके बाद स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डेफिनेशन जो अभी मैंने आपको बोला क्या होता है? वैसा प्रोसेस जो कि, ठीक है, खुद से हो, है ना, विदाउट सपोर्ट ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी. ठीक है. जो खुद से हो. कोई भी प्रोसेस अगर खुद से होगा तो वो कैसा होगा? उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? इट विल बी यूनिडायरेक्शनल. दोनों डायरेक्शन में तो खुद से नहीं हो सकता ना. ठीक है. उसके बाद प्रोसेस विल बी व्हाट? इरिवर्सिबल. और इस प्रोसेस को रिवर्स कब कर सकते हो? जब बाहर से एनर्जी डालोगे तब. ठीक है. तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का ये डेफिनेशन है. तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? नया क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको क्या बुलाया जाता है? एंट्रोपी. और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए एक और नया प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, गिव्स फ्री एनर्जी. बस ये दो टॉपिक है और ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट. तो पहला इज एंट्रोपी, वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन आता है इस पर सवाल, एंट्रोपी. व्हाट इज एंट्रोपी? तो एंट्रोपी इज बेसिकली द मेजर ऑफ रैंडमनेस. एंट्रोपी इज बेसिकली द मेजर ऑफ रैंडमनेस. ठीक है. तो ये हमने क्या लिखा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए, टू प्रेडिक्ट, वी विल यूज एंट्रोपी. ध्यान रखिएगा, बोथ आर स्टेट फंक्शंस. है ना. दोनों ही स्टेट फंक्शंस होते हैं. स्टेट फंक्शन वाले में आपको वहां पर लिखा था डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस, ये सारे क्या थे? स्टेट फंक्शन. ठीक है. एक पॉइंट और लिखो. Decrease in enthalpy is one of the criteria for spontaneity of a process. ये मेमोराइज करना है. अभी मेमोराइज करना है, जब जी पढ़ेंगे ना जी, तो वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप प्रेडिक्ट कर लोगे.
एंट्रोपी के बारे में कहानी लिखो। व्हाट इज एंट्रोपी? इट इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस। देखो इसको ऐसे पहले समझ लो, एक लाइन पहला वाला, तब आपको एंट्रोपी का मतलब जब लिखोगे ना तो समझ में आएगा। जैसे मान लो अगर आप एक अगरबत्ती है आपके पास खुसा हुआ बिना जलाए हुए, ठीक है, तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स कहाँ पर होंगे? बोलिए। सारे मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड होंगे। पर जैसे ही आप उसको जलाते हो तो वो मॉलिक्यूल्स वहीं पर फिक्स रहता है? नहीं रहता है। उसके बाद मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इधर उधर ट्रैवल करने लगता है। तो अगर कोई चीज पहले एक जगह पर है और अब बढ़ रही है तो उसको हम क्या बुलाएंगे? रैंडम। तो हमेशा कोई भी प्रोसेस जो होगा वो कैसा होगा? रैंडमनेस इंक्रीज हो रहा होगा उस प्रोसेस का। ठीक है, तो ये होता है मेजर ऑफ डिसऑर्डर या रैंडमनेस। लिख लीजिए। बाकी सब कुछ तो याद रखना है आपको। एंट्रोपी स्टेट फंक्शन होता है, एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। गैस का एंट्रोपी ज्यादा, ये तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम, गैस लिक्विड सॉलिड। मॉलिक्यूल्स कहाँ ज्यादा ज्यादा दूर होते हैं? गैस में। तो एंट्रोपी ज्यादा किस में आएगा? गैस। छोटा रूम। तो गैसेस को जाने के लिए क्या होगा? कम जगह, कम रैंडमनेस। बड़ा रूम, गैसेस को मूव करने के लिए ज्यादा जगह तो ज्यादा रैंडमनेस। समझ आया ये? मोल्स को कैसे इमेजिन कर सकते हैं? मान लो एक आदमी है, ठीक है, तो एक आदमी को धक्का मारो तो वो कितना ही दूर चला जाएगा। बट ऐसे 100 आदमी को धक्का मारो तो रैंडमनेस क्या होगा? बढ़ेगा। तो एंट्रोपी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आइटम्स ऑल्सो। जितना ज्यादा आइटम होगा उतना ज्यादा एंट्रोपी होगा। ठीक है। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, मान लो एक कागज रखा हुआ है, ठीक है, तो एक कागज उड़कर कहाँ जा सकता है? एक दिशा में। उसी कागज को 10 में पार्ट में बांट कर दो तो क्या होगा? काफी दिशा में जाएगा। ऐसे सोचना है एंट्रोपी को, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। तो किसी भी प्रोसेस में डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ेगा तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? एंट्रोपी बढ़ रहा है। ध्यान रखना है इस चीज का, कभी कभी ऐसे भी आंसर आ जाता है बिना फॉर्मूला के। रैंडमनेस सोच के, अच्छा रैंडमनेस बढ़ रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रहा होगा। और लिखो। एंट्रोपी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
डन। ये लिखो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, कौन सा यूनिवर्स? थर्मोडायनेमिक्स शुरू करते वक्त पढ़ा था हमने, सिस्टम सराउंडिंग और यूनिवर्स, तो वो वाला यूनिवर्स। तो लॉ ये बोलता है, लॉ यही है, इतना ही, बट दिस इज योर लॉ। अच्छा, इस लॉ को और कैसे लिख सकते हैं? डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस। एंट्रोपी इंक्रीज का यही मतलब होता है, डिग्री और रैंडमनेस क्या होगा, बढ़ेगा। किसका? यूनिवर्स का, सिस्टम और सराउंडिंग का नहीं, दोनों मिलाकर। ध्यान रखिएगा, यूनिवर्स, यूनिवर्स को ही और क्या बुलाते हैं हम? टोटल। दोनों, या तो यूनिवर्स बुलाएंगे या तो हम टोटल बुलाएंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज का, बहुत यूज होने वाला है अभी ये दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। Delta S is defined only for reversible heat exchange between system and surrounding. And how it is defined? लिख लिया आपने?
ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे स्टेट 1 से स्टेट 2 पर जाना है, कैसे जा सकते हैं? यूजिंग रिवर्सिबल पाथ, यूजिंग इरिवर्सिबल पाथ। ठीक है, दो अलग अलग पाथ से जा सकते हैं। हमने क्या बोला? डेल्टा इज डिफाइंड ओनली फॉर व्हाट? रिवर्सिबल पाथ। अब ध्यान से देखना, सिंस दिस एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन मतलब क्या होगा? खाली एंड पॉइंट पर डिपेंड करेगा। तो अगर मुझे S2 माइनस S1 निकालना है, तो ध्यान से देखो, S2 माइनस S1, S2 का कुछ वैल्यू होगा, S1 का कुछ वैल्यू होगा, घटा दोगे तो क्या मिलेगा? S2 माइनस S1। तो कैसे भी जाओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो अगर हम ये वाला निकाल ले, तो ये वाला भी वही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये नहीं सोचना है कि सर आपने तो बोला कि इट्स ऑलवेज रिवर्सिबल हीट एक्सचेंज के लिए डिफाइन होता है, तो आप इरिवर्सिबल के लिए कैसे निकाल रहे हो? कैसे निकाल रहे हो, समझ में आया आपको? रिवर्सिबल के लिए निकाल लेंगे, वही इरिवर्सिबल के लिए होगा। समझ आया ये चीज? ध्यान रखना इसका। और ये मैक्सिमम टाइम यूज होगा जब आप डेल्टा एस सिस्टम निकालो, वहां पर बहुत यूज करें। S2 - S1 ई रिवर्स, S2 - S1 रिवर्सिबल प्रोसेस से निकाल लेंगे और उसको इरिवर्सिबल के लिए क्या करेंगे? अप्लाई कर देंगे। क्यों कर सकते हैं ऐसा? बिकॉज, क्यों कर पा रहे हैं ऐसा? एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, इट डिपेंड्स ओनली ऑन एंड पॉइंट्स। S2 - S1 कैसे भी निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडलाइन लिखो। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस टोटल फॉर रिवर्सिबल पाथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल पाथ? छोटे छोटे स्टेप्स में, याद है वो पत्थर रखते थे एक एक करके? तो अगर आप कोई चीज छोटे छोटे स्टेप्स में कर रहे हो, तो हर स्टेप क्या होगा? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम वर्ड को अंडरलाइन करिए। सिस्टम से अगर हीट बाहर निकल रहा है, तो कहां जा रहा होगा? सराउंडिंग में। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये बना लीजिए। उसके बाद सिस्टम से क्यों हीट निकल रहा है बाहर? ठीक है, अब साइन कन्वेंशन क्या था बेटा? बोलो। हीट गिवन बाय द सिस्टम इज व्हाट? नेगेटिव। कोई भी चीज अगर सिस्टम से बाहर जा रही है तो क्या होगा? नेगेटिव। और हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम,
पॉजिटिव। अगर हीट आता तो प्लस लिखते, हीट गया तो क्या लिखेंगे, माइनस। अब देखिएगा ध्यान से, दो चीजें हैं यहां पर। एक रिवर्सिबल पाथ है, प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर और सिस्टम का टेम्परेचर हर समय क्या रहेगा, सेम। तो इफ आई वांट टू राइट डेल्टा एस सिस्टम, फॉर्मूले क्या लिखोगे बताओ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा एस, क्यू बाय टी। ds इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी, तो s क्या होगा, क्यू बाय टी। लिख सकते हैं हम ये। इसमें गड़बड़ क्या हो गया, साइन नहीं लगाया हमने। साइन लगाना होगा क्योंकि हीट क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। लिखिए। सराउंडिंग में हीट आ रहा है, तो ये क्या आएगा, प्लस। बताओ डेल्टा एस टोटल क्या है। सो फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। रटना है ये अब। किसके लिए आया, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और क्या जीरो आया, सिस्टम वाला, सराउंडिंग वाला, या टोटल वाला, टोटल वाला। नॉट इन इक्विलिब्रियम को अंडरलाइन करिएगा, वैसे ही सिस्टम बना लीजिएगा, सराउंडिंग बना लीजिएगा, इधर से क्यू निकाल दीजिएगा। डन। नॉट इन इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ, ये कुछ टेम्परेचर पर होगा, ये कुछ टेम्परेचर पर होगा। नाउ T1 विल बी ग्रेटर देन T2, ये assumption नहीं है, क्यों होगा ऐसा बोलना बेटा। हीट ट्रांसफर आपने कहां से कहां बनाया, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ। और क्लास 7 में हीट ट्रांसफर क्या पढ़ा, कहां से किधर होता है, हीट ऑलवेज गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। लिखिए।
लिख डालो। से करो, खुद से करो। देखो लिखा है हमने वैसे ही, रिवर्सिबल ही मान के है ना, Q/T1। फॉर्मूला सेम लगाया है, क्यों लगा सकते हैं फॉर्मूला सेम, ये क्लियर है आपको? बोले ये आया आपका, ध्यान से देखिएगा। T1 क्या है? बड़ा है। डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, छोटा, है ना। 1/2 और 1/5। 5 का वैल्यू क्या होता है, 0.2। इसका वैल्यू क्या होता है? तो डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, छोटा। तो क्या हम इसको स्मॉल यहां लिख सकते हैं? क्या इसको बिग लिख सकते हैं? बिग वैल्यू में से अगर स्मॉल वैल्यू घटाओगे, क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0। किसके लिए? इरिवर्सिबल प्रोसेस। रटना है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल क्या हो गया, 0। और इरिवर्सिबल के लिए क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। तो दोनों मिला के क्या लिख सकते हो, दोनों मिलाकर, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, या तो 0 होगा या तो उससे बड़ा होगा। और तो कोई तीसरा प्रोसेस होता नहीं है, होता है क्या? या तो रिवर्सिबल या तो इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल के लिए इसको क्या लिखोगे, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू 0। इरिवर्सिबल क्या लिखोगे, डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन, सिस्टम नहीं, टोटल। ठीक है। अब है इसके बाद मैथ्स, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस सिस्टम। ds इज इक्वल टू dq/t। फर्स्ट लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म में, du इज इक्वल टू dq प्लस dw। dq क्या होगा, du माइनस dw। तो पहला चेंज। दूसरा चेंज, अलग अलग। बोलो, एंड cv dt। ये फॉर्मूला वाला है,
माइनस, और ये वाला माइनस कहां से आया, ये वाला माइनस, लिखो। एक साथ लिखो, एन सी वी डी टी बाई टी प्लस पी एक्सटर्नल डीवी बाई टी। माइनस और माइनस प्लस, चार, रिवर्सिबल प्रोसेस, P external is equals to P gas। पांच, आइडियल गैस, P gas is equals to nRT upon V। T से T गया, ds is equals to NCV dt by t प्लस NR dv by v। पूरा पर है, कोई इश्यू नहीं, पूरा पे लगाओ आधा पे लगाओ, क्या फर्क पड़ता है। ठीक, इंटीग्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, सीवी कांस्टेंट, क्या बचेगा पहले वाले में, dt बाय टी, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, आर dv बाय वी। लास्ट क्लास पलटो और बताओ dx अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, 6 में मैथ्स ऐड कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। क्या होता है इसका इंटीग्रल, dx अपॉन एक्स इंटीग्रल ln x। ठीक है, क्या डालेंगे हम, ये तो हो गया, S2 माइनस S1 एन सी वी ln t T2 T1 nr ln v V2 V1। S2 माइनस S1 को डायरेक्ट डेल्टा S लिखो, एन सी वी ln T2 माइनस ln T1 nr ln V2 माइनस ln V1। कुछ नहीं, लिमिट्स लगाए बस, और क्या।
डन। मैथ्स में दूसरा, ये भी सिखाया मैंने आपको, एल एन ए माइनस एल एन बी इज इक्वल टू व्हाट, एल एन ए बाय बी। इसको क्या लिख सकते हो, एन सी वी एल एन T2/T1 NR ln V2/V1, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये आपने क्या निकाला, डेल्टा एस सिस्टम। अरे आइडियल गैस वगैरह जो रखोगे कहाँ रखोगे, सराउंडिंग में नहीं रखोगे ना, सिस्टम में रखोगे। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सारा फॉर्मूला इसी से डिराइव होगा। एक और है बस, इसी से, घबराना नहीं है, हो जाएगा। मेमोराइज करना ही आपको। ये मेमोराइज करेंगे, 5-6 प्रोसेस के सिस्टम्स में क्या लिखना है वो समझ में फिर आएगा। इसी को लिखो फिर से, एन सी वी एल एन T2/T1 प्लस एन आर एल एन V2/V1। P1 V1 is equals to NR T1, P2 V2 is equals to NR T2। ठीक है, अब देखना जरा, रेशियो ले लो जरा। So P2/P1 V2/V1 is equals to T2/T1, V2/V1 is equals to T2/T1 इंटू P1/P2। ये P1 उधर और ये P2 नीचे, लिखो इसको। रेशियो लिया गया है यहाँ पर। आपको अगर तकलीफ होता है ना बेटा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, P1 क्या होगा, V1 क्या होगा, V1 NR T1/T1, V2 क्या होगा, NR T2/P2, और उसके बाद रेशियो ले लेना V2/V1। ठीक है, जैसा ठीक लगे। तो V2/V1 को क्या हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, कर दीजिए। दूसरे कलर के पेन से कर देते हैं, ताकि पता चले रिप्लेसमेंट हुआ है। मैथ्स का एक फॉर्मूला लिखिए, एल एन ए इंटू बी, ठीक है, कैन बी रिटन एज एल एन ए प्लस एल एन बी। मैथ्स एग्जाम्पल, एल एन 2 into 3 कैन बी रिटन एज
ln2 plus ln3 which is equals to ln6। एग्जाम्पल के साथ लिख लीजिए। ये वाला फॉर्मूला देखना क्या लिखा हुआ है। अगर ये a है और ये b है, ln a इंटू ln b दिख रहा है सभी को। ln a इंटू ln b दिख रहा है। ln a इंटू b, तो हम क्या लिख सकते हैं इधर वाले को, देखना इसको ध्यान से देखना बस। एन आर एल एन, व्हाट इज माई ए, T2 by T1 plus ln, what is my b, P1 by P2। T2 by T1 को a माना गया है, P1 by P2 को b माना गया है, तो ln a इंटू b हो गया। ln a इंटू b को क्या लिख सकते हो, ln a प्लस ln b। अब कुछ नहीं, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। एन आर ln T2 by T1, एन आर ln P1 by P2। कुछ बीच वाला याद रह नहीं रहे, कोई बात नहीं, लास्ट वाला याद रख। ध्यान से देखना अब इन दोनों में, एन एन ln T2 by T1 ln T2 by T1 ये दोनों कॉमन है, तो n इंटू ln T2 by T1 को बाहर निकालो, क्या बचेगा पहले वाले में, CV, दूसरे वाले में क्या बचेगा, R, प्लस उसको तो एज इट इज रहने दो। ठीक ना, बोलो बेटा। CP माइनस CV इज इक्वल टू व्हाट, R, तो व्हाट इज CP, CV प्लस R, तो ये क्या लिखा हुआ है, CP। तो n इंटू CP इंटू ln T2 by T1, रटना बहुत आसान है, रटना बहुत आसान है, ठीक है। कैसे आसान है देख लो। पहला वाला फॉर्मूला लिखो, हाउ टू मेमोराइज। पहला वाला फॉर्मूला लिखो, क्या लिखोगे, एन सी वी एल एन T2 बाय T1, एन आर क्या लिखा है यहां पर, वॉल्यूम, इधर भी क्या लिखाएगा, वॉल्यूम, एन CP ln T2 बाई T1 क्या लिखा है इधर, प्रेशर, NRln, गलती क्या होती है वही मैं यहां लिख दे रहा हूं, P2 बाई P1 नहीं, P1 बाई P2, बस यही गलत करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। यही ध्यान रखना, उसको अलग कलर के पेन से मार्क करके लिखना। और चूंकि हमने पहले फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला डिराइव किया है तो बोथ आर व्हाट, सेम। जब प्रेशर दे रखा होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, नीचे वाला, और जब वॉल्यूम दे रखा होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ऊपर वाला।
समझ आया कहां पर कौन सा यूज करना है? तो बोथ आर सेम, पहला पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट, बोथ द फॉर्मूला आर वैलिड फॉर both reversible and irreversible process. Why we can write this? Because delta S is a state form. ये जो फॉर्मूला आपने निकाला ये किसके लिए? रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। अब बहुत आसान होगा जीवन। रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। ठीक, देखना ध्यान से, पहले देखना। चूंकि प्रोसेस रिवर्सिबल है तो टोटल तो जीरो आना है। पहले रटा, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल क्या आएगा? जीरो। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल के लिए डेल्टा एस सिस्टम कैलकुलेट करेंगे तो आइसोथर्मल के लिए क्या होगा? T2 इज इक्वल टू T1 हो जाएगा। तो T2 इज इक्वल टू T1 विच मीन्स व्हाट? T2 और T1 अगर T है तो कैंसिल आउट होकर क्या मिलेगा? ln1, ln1 का वैल्यू होता है जीरो, याद रख, मेमोराइज करना। ln1 इज जीरो। एक कर दे रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है? एक कर दे रहा हूं। NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1, since isothermal process है, T2 will be equals to T1, therefore delta S system is equals to NCV ln 1 NR ln V2 by V1. This will be 0. Delta S system क्या रह जाएगा? बस NR ln V2 by, ठीक दिख रहा है? अच्छा, कोई बच्चा अगर दूसरा फॉर्मूला यूज करता तो फिर से T2 इज इक्वल टू T1, फिर से ln1 आता और ये वाला वैल्यू क्या हो जाता? जीरो। क्या बचता? NR ln P1 बाय P2, NR ln P1 by P2. Now tell me, can you calculate delta S surrounding? डेल्टा एस सराउंडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं हम, कैसे करेंगे? देखना ध्यान से। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग एंड डेल्टा एस टोटल? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग गिव्स यू व्हाट? डेल्टा एस टोटल। तो डेल्टा एस सराउंडिंग चाहिए तो क्या होगा? जीरो माइनस दिस, दोनों का सम अगर जीरो आना है तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या आएगा आपका? माइनस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, या फिर एन आर एल एन पी वन बाई पी टू। देख लो, डोंट यू थिंक यही आना? ये आपको समझ में आया?
ये नहीं समझ में आएगा तो अगला 6 नहीं आएगा दिमाग में। देख लीजिए ध्यान से। हमने क्या किया, डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग और डेल्टा एस टोटल को लिखा सबसे पहले। क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है उसके लिए क्या रटा है हमने, डेल्टा एस टोटल इज व्हाट, जीरो, तो उसको जीरो पुट कर दिया। डेल्टा एस सिस्टम के लिए हमने यूज किया आइसोथर्मल का फॉर्मूला। तो आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर क्या होगा, बराबर T2 और T1 कैंसिल आउट होकर 1 देगा, ln1 का वैल्यू मैथ से क्या आता है, जीरो। क्या बचेगा अपने पास, nR ln V2/V1। ये बात। अगर कोई बच्चा दूसरा फॉर्मूला यूज करता तो उसके लिए ये वाला वैल्यू जीरो आता, उसके लिए क्या बचता है, nR ln P1/P2। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला। नाउ इसके बाद डेल्टा एस सराउंडिंग निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू टोटल। देयरफॉर सराउंडिंग इज इक्वल टू व्हाट, टोटल माइनस सिस्टम। चूंकि टोटल जीरो है, तो जीरो माइनस सिस्टम विल गिव यू व्हाट, माइनस ऑफ सिस्टम। तो हमने डायरेक्टली माइनस ऑफ सिस्टम यहां लिख दिया। दिख रहा है, कुछ पूछना है आपको? तो इसके आगे फिर अगली क्लास यहां तक पढ़ कर आइएगा, केस 2। एक दो क्लास और लगेगा, खत्म हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। पढ़िएगा जाकर, बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ये पूरा, है ना। एंट्रोपी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे हर साल क्वेश्चन आता है एंट्रोपी से। क्या आता है वो सब सब सिखा देंगे आप, में कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। बेटा जा सकते हैं आप।